देखो हिंदी ग्रामर तुम्हारा 16 नंबर का आने वाला है और ये हिंदी ए में भी आने वाला है 16 नंबर का और हिंदी बी में भी आने वाला है, जिनमें से एक टॉपिक तो दोनों ही हिंदी ए और हिंदी बी वाले बच्चों का कॉमन है, बाकी 3-3 टॉपिक अलग हैं। तो ये वही वीडियो है जिसमें आपको कम समय में सारे टॉपिक में कवर करा दूंगा, यानी हिंदी ए वाले बच्चों के भी सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और हिंदी बी वाले बच्चों के टॉपिक कवर हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो पूरी आप देख लेते हो तो आप एग्जाम में, मुझे इतनी उम्मीद है कि 16 में से 16 सवाल आपको करने तो आ ही जाएगा, आप अटेम्प्ट करने के लायक बन जाओगे। और अगर डिटेल में पढ़ना है तो किसी भी टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज मिल जाएगी, वहां से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और कहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज की लिंक भी दे दूंगा। लेकिन इस वीडियो से आपका बहुत फायदा होगा, तो कम समय में फटाफट से हर एक टॉपिक को सीख लेते हैं। देखो आपका 16 नंबर का जो पेपर आने वाला है उसमें आपका जो ये खंड ख होगा, दोनों ही सेट में व्यवहारिक व्याकरण होगा, 16 नंबर का आपको सवाल आएगा। जैसे हिंदी ए की बात करूं मैं, और सिमिलरली आपका हिंदी ए के अगर टॉपिक की बात करूंगा ही, सिमिलरली आपका हिंदी बी वाले बच्चों की बात करूं तो इनमें भी 16 नंबर का आएगा। ठीक है, अब टॉपिक की बात करता हूं कि टॉपिक क्या क्या पूछे जाने वाले हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब देखो 2024 तक क्या होता था कि आपको ऑप्शनल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते थे, अभी एमसीक्यू नहीं आते, वन लाइनर आंसर लिखने वाले आते हैं कि आपको ग्रामर आता भी है कि खाली बस आप टिक करना जानते हो। तो ये थोड़ा सा सही किया गया है, बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है आपको, ये आपका ए वाले बच्चों के पास भी है और बी वाले बच्चों के पास है। दूसरा है वाच्य, वाच्य सिखाऊंगा आपको। तीसरा है पद परिचय और चौथा है अलंकार। ये हिंदी ए के टॉपिक है और अलंकार में ये लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार पढ़ना है। 4-4 नंबर के चारों टॉपिक आएंगे, हर 5 में से 4 सवाल करने होंगे। और अगर हिंदी बी वाले बच्चों की बात करूं तो पहला टॉपिक है पदबंध। ठीक है, पदबंध आपका, जैसे इसमें पद परिचय था ना, लगभग पदबंध उसी टाइप का है, लेकिन वहां पे पद का परिचय देना था, यहाँ पर बस टाइप बताना होता है। दूसरा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये आपका उसमें भी था, रचना के आधार पर वाक्य भेद रूपांतरण, यहाँ पर रूपांतरण लिखा हुआ है, वहां भेद के बारे में बताने के लिए पूछा जाता है। तीसरा है समास, समास के कई सारे टाइप होते हैं, सारे टॉपिक में टाइप में आपको बता दूंगा। और चौथा है मुहावरा, तो मुहावरा आपके लिए इजी है, रचना के आधार पर वाक्य भेद इजी है, पदबंध भी इजी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम समास में आती है तो उसको जितना अच्छे से मैं समझा सकूंगा उतना समझा दूंगा। ठीक है, फंबल कर गया, कोई बात नहीं। तो पहला टॉपिक है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि जो 2025 में सैंपल पेपर दिया गया है, 2026 में सैंपल पेपर दिया गया है हिंदी एक में, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। जैसे आपको सरल वाक्य में बदलने के लिए कहा जा रहा है, मिश्र वाक्य में बदलने के लिए कहा जा रहा है, संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए कहा जा रहा है, इसका वाक्य भेद बताने के लिए कहा गया है, इसमें उपवाक्य का भेद बताने के लिए कहा गया है। यानी आपको रूपांतरण करने के लिए भी पूछा जा सकता है, वाक्य का भेद भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है, और उपवाक्य का भी भेद बताने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये इसके आंसर भी आप देख सकते हैं। और अगर मैं हिंदी बी वाले बच्चों की बात करूं तो देखिए इनमें भी क्या पूछा गया, वाक्य का भेद पूछा गया है, वाक्य का भेद पूछा गया है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करने के लिए पूछा गया है, मिश्र वाक्य कैसे है ये बताना है, और उसके बाद सरल वाक्य का एक उदाहरण लिखकर उसे स्पष्ट भी कीजिए। यानी आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को समझना भी है, उदाहरण भी देने आना चाहिए, रूपांतरण भी आना चाहिए और उपवाक्य का भी भेद आना चाहिए। तो सारे टॉपिक को आसान भाषा में सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखो वाक्य भेद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। आपके सिलेबस में रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर हमें नहीं पढ़ना है। रचना के आधार पर आपके 3 वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये दोनों बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं। तो अगर ये दोनों पहचान में आ गए तो बचा हुआ मिश्र वाक्य होगा। एक एक करके समझते हैं। सरल वाक्य कहता है कि जिसमें आपकी क्रिया सिर्फ एक होती है, यानी एक काम पर बात हो रहा हो, एक ही काम हो रहा हो। जैसे वर्षा हो रही है, यानी बारिश हो रहा है, एक ही काम हो रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक क्रिया की बात कर रहा है, खेल रहे हैं। मैं दिन भर सोया, एक क्रिया की बात कर रहा है, मैं सोया। उन्होंने हद पार कर दी होगी, पार कर दी होगी, ये एक क्रिया। यानी सरल वाक्य बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि सिर्फ एक क्रिया होती है, यानी एक ही काम हो रहा होता है, एक सेंटेंस। पाकिस्तान कई वर्षों से आतंकवाद फैलाए जा रहा है, तो फैलाए जा रहा है सिर्फ एक क्रिया की बात कर रही है। ठीक है, उपरोक्त सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है। मुख्य क्रिया कितनी है? एक है। आकार में छोटे बड़े होते हुए भी रचना की दृष्टि से ये वाक्य सरल वाक्य होते हैं, इसे साधारण वाक्य भी कहा जाता है। तो सरल वाक्य पहचानने का तरीका आपके दिमाग में क्या रखना है कि भाई एक ही काम उसमें हो रहा होगा, मुख्य काम एक हो रहा। संयुक्त वाक्य क्या कहता है? जैसे सरल वाक्य में एक ही काम हो रहा होता है, संयुक्त वाक्य में 2 काम या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य योजक शब्द वही ना, और, तथा, अथवा, इस तरीके के योजक शब्द से जब जुड़े होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरजे और बिजली चमकने लगी, यहां पर गर्जना भी एक
क्रिया है, और चमकने लगना भी एक क्या है, क्रिया है, लगना। गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना, यानी नहा लेना और धो लेना, यानी दो दो काम हो रहे हैं। दो या दो से अधिक जब काम होने लगेंगे तो संयुक्त वाक्य होते हैं। और खास बात इसमें ये देखने को मिलती है कि इसमें योजक शब्द जैसे और, ये, इसलिए ना, चुपचाप चले जाओ नहीं तो बुरा होगा, चले जाओ नहीं तो बुरा होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो दो वाक्य की बात हो रही है ना, तो यही आपको पकड़ने का तरीका है। बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। उपयुक्त उदाहरणों में या, इसलिए, नहीं तो, परंतु, अथवा और इन सभी योजक शब्दों से ये सारी चीजें जुड़ी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अव्यय शब्दों से जब जुड़े हुए शब्द सेंटेंस आपको मिलेंगे तो वहां पर वो क्या हो जाएगा भाई, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्लियर। पहचानने का तरीका, ये सारे देखो, अब ध्यान से पहचानने का तरीका देख लेना। और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, या, किंतु, परंतु, मगर, बल्कि, फलतः, परिणाम स्वरूप आदि सामान्य कारण समुच्चय बोधक से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सरल वाक्य क्लियर है, एक क्रिया, संयुक्त वाक्य क्लियर है कि दो दो क्रिया होती है। अब तीसरा वाक्य समझना है आपको, मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य बहुत आसान होता है ये भी। इसमें क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित होता है, यानी दो वाक्य होते हैं, दो अलग अलग वाक्य होते हैं जैसे संयुक्त वाक्य में भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। यही आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे जब बादल गरजे तब बिजली चमकने लगी, यानी बिजली कब चमकी है, जब बादल गरजे, यानी बिजली चमकना डिपेंडेंट है जब बादल गरजने पर। अध्यापक ने कहा, क्या कहा, अब अध्यापक ने कहा अगर मैं एक सेंटेंस आपको दे दूं तो क्या आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। अध्यापक ने कहा क्या है, ये एक अधूरा वाक्य है ना, ये भी वाक्य है लेकिन अधूरा है। लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एक सेंटेंस है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। ठीक है, मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था, मेरे पास एक पेन है, ठीक है भाई, मेरे पास एक पेन है, या फिर जो पिताजी ने दिया था, अगर मैं सेंटेंस बोलूं पिताजी ने दिया था, क्या दिया था भाई, मेरे पास एक पेन है जो पिताजी ने दिया था। तुम ऐसे बोलो जैसे मैं बता रहा हूं, तुम ऐसे बोलो, अगर मैं तुम ऐसे बोलो पर छोड़ दूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं बता रहा हूं, जब मैं सेंटेंस इनमें इंक्लूड करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि एक वाक्य आपका अधूरा होता है और ये किन शब्दों से, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शब्द आपको दिखाई देते हैं, जैसे यदि, अगर, चूंकि, की ध्यान रखिएगा। ज से शुरू होने वाले शब्द, ज से शुरू होने वाले शब्द जैसे जो, वह, जिस, जिससे, ज्यों ही, जब, जैसा, जिस तरह, जैसे, जहां, जिधर, जिस जगह, जितना, जैसे जैसे, ताकि, यद्यपि, यदि आदि कारण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। तो बस आपको यही दिमाग में रखना है, सरल वाक्य, एक क्रिया, संयुक्त वाक्य अलग अलग जब आप करते हो उनको, तो दो अलग अलग आपके पास सेंटेंस होते हैं और दोनों की अपनी अपनी एक मीनिंग होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, तो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मिश्र वाक्य में खास बात ये होती है कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ये चीज आपको ढूंढ लेना है, और जैसे स्टार्ट होने वाले शब्द इसमें आपको मिल जाते हैं। समस्या कहाँ आती है, समस्या आती है भैया आश्रित उपवाक्य के भेद निकालने में, लेकिन आपको मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इसको ढूंढना पहचानना और आसान हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं, एक संज्ञा उपवाक्य है, एक विशेषण उपवाक्य है और एक आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और ये पूछा जाता है, एक सवाल आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, तो एक क्या दो भी पूछा जा सकता है। अब आपको ध्यान ये देना है कि संज्ञा उपवाक्य सिर्फ एक ही टाइप में होती है, कौन से वाले में, जिसमें की आता है। ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि सब कुछ मिश्र वाक्य में होगा, और जिसमें की आएगा वही वाला क्या, वो वाला सेंटेंस का जो उपवाक्य होगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। ध्यान रखना है, क्या रखना है, की वाले, क्या रखना है, की वाले भैया। ठीक है, राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, तो की के पहले वाला जो शब्द है वो प्रधान उपवाक्य है और जो इसके बाद है वो आश्रित उपवाक्य है। यहां पर अगर आपसे उपवाक्य के बारे में पूछा जाएगा तो ये संज्ञा उपवाक्य है। समझ में आ गई बात। तो की जहां इस्तेमाल होगा वो वाला कौन सा होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा। विशेषण उपवाक्य की बात करते हैं। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है कि इसमें विशेषण में और क्रिया विशेषण में वही ज से स्टार्ट होने वाले शब्द, इस तरीके के शब्द आने लगते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ डिफाइंड शब्द हैं जो विशेषण में आते हैं और उसके अलावा जितने भी बचते हैं वो सब क्रिया विशेषण में आते हैं। कौन कौन से, जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये शब्द विशेषण उपवाक्य में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे यह वही आदमी है जिसने, ये देखो जिसने,
जिसको, जिसने, जिसने तुम्हें मारा था, यह वही छात्र है जो मुझसे पढ़ा था। इसमें जो होता है जिसने के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस होता है वो आश्रित होता है और उससे पहले वाला क्या होगा, प्रधान होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया। सिमिलरली क्रिया विशेषण में क्या होता है, अब जितने भी बचे हुए हैं ना सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जैसे स्टार्ट होने वाले शब्दों के साथ जो होता है वो आश्रित होता है और बचा हुआ शब्द क्या होता है, प्रधान होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, की वाला संज्ञा में जाएगा और ये जो, जिस, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्होंने, जिन्हें आ गया वो विशेषण होगा और बचा हुआ सारा यदि, यद्यपि, किंतु, वो वाला जो था सारे के सारे जो किस में चले जाएंगे, क्रिया विशेषण में। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये ट्रिक याद रखना है। चलो अब आपको ना थोड़ा रचनांतरण भी पूछा जाएगा, यानी कन्वर्जन, वाक्य का रूपांतरण आपसे पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाना। एक बार रीडिंग लगाते हैं। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए, हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए, सरल वाक्य, ठीक है। हम लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए, यहां पर हमने योजक शब्द का इस्तेमाल किया जब हमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना था। क्योंकि हमें तैरना था इसलिए हम लोग नदी पर गए, ये हमारा मिश्र वाक्य है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना है, परिवर्तन करते समय मीनिंग में बदलाव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नंबर कट जाएगा। मीनिंग सेम होना चाहिए, सेंटेंस पढ़ने के बाद मीनिंग सेम लगनी चाहिए। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रखनी है, संयुक्त वाक्य में योजक शब्द इस्तेमाल करना है और मिश्र वाक्य में वो डिपेंडेंसी आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है। मिश्र से हमें सरल संयुक्त में जाना है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, ये एक ही सेंटेंस लगाना है, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ठीक है। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में बदलने का तरीका, लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चल गए। यहाँ पर और योजक शब्द है हमारे पास, लाला जी ने थैला उठाया एक सेंटेंस, दुकान की ओर चले गए एक सेंटेंस। अब इसमें लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए, सरल वाक्य आपको एक सेंटेंस में कर देना है। जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वह दुकान की ओर चले गए, तो जैसे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, डिपेंडेंसी दिखानी है, आश्रित उपवाक्य होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, वहां से आपका मिश्र वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन फटाफट से रीडिंग लगा लेते हैं तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रेयस बाजार गया वहां से सेब लाया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा। प्रेयस बाजार गया और वहां से सेब लाया, प्रेयस बाजार गया वहां से सेब लाया, ये एक जिस भी प्रकार का वाक्य है इसको हम यहाँ से क्या कर दिए और योजक शब्द का इस्तेमाल करके इसको संयुक्त में कन्वर्ट कर लिए। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, सरल वाक्य में इसका रूपांतरण किस प्रकार होगा। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, इस तरीके से हो सकता है, हाँ दिया हुआ है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अच्छा, अच्छी बात यह है कि जो आपके पेपर में सवाल आएंगे वो आपकी किताबों से रिलेवेंट क्वेश्चन दिखाई देंगे, ये बड़ी अच्छी बात होती है ना, तो आपको सिमिलर चीजें दिखाई देंगी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, आश्रित उपवाक्य का आश्रित उपवाक्य किस नाम है। अब देखो मेरे को दिख रहा है कि जिसका नाम कैप्टन है, जिसका वाला आया है तो वो वाला कौन सा होता है, जिसका, जिसने, जिन्होंने, इस तरीके का जो वर्ड मैंने आपको दिखाए थे 9 वर्ड, तो वो विशेषण वाला उपवाक्य है, तो वैसे याद रखना है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। अब देखो की आया है, मिश्र वाक्य में इसका रूपांतरण किस प्रकार होगा। हमें वो वाला की देखो ये वाला होता है, ये वाला की होता है, ठीक है। उपयोग वाक्य का रूपांतरण है, काशी में संगीत की जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वो वाला की, हाँ वैसे ये वाला की ये वाला होता है, छोटी छोटी की वाला। उपयुक्त वाक्य में काशी में संगीत की जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है। अच्छा, इसमें की का इस्तेमाल न करके जो का इस्तेमाल किया गया है, जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है, ठीक है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, रचना के आधार पर कौन सा भेद है। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, मुझे हिसाब से सरल वाक्य है, इसमें एक क्रिया की बात हो रही है। जो व्यक्ति साहसी है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, जो व्यक्ति साहसी है, जो व्यक्ति साहसी है उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, साहसी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सरल वाक्य में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके सवाल आएंगे, जो वीर होते हैं वो रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। जो आया है तो जो है तो विशेषण, क्लियर है, कहाँ है भाई विशेषण आश्रित उपवाक्य है। कठोर बनो परंतु सहृद रहे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है, सरल वाक्य दिखाई दे रहा है भाई, इसमें 2 सरल वाक्य जुड़े हैं। अच्छा परंतु, सॉरी परंतु, परंतु का इस्तेमाल दिखा है, कठोर बनो परंतु, परंतु का इस्तेमाल हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो गया।
जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वह अवश्य सफल होते हैं। कैसा वाक्य है? जो का इस्तेमाल आया है मेरे भाई, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सवारी का संतुलन बिगड़ा और वह गिर गया, मिश्र वाक्य में इसका रूपांतरण किस प्रकार होगा? जैसे ही सवारी का संतुलन बिगड़ा वह गिर गया, इस तरीके से हो सकता है। जैसे ही सवारी का संतुलन बिगड़ा वैसे ही वह गिर गया ना, तो बस जैसे वैसे का इस्तेमाल करके हमने इसको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि रचना के आधार पर वाक्य भेद के सवाल आपको किस प्रकार से करने होंगे। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक, दैट इज वॉच। आप टाइम स्टैम्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन भी टॉपिक को आपको समझना है वहां पर जा सकते हैं। वॉच में बेसिकली सवाल कैसा आता है? वॉच में जो आपका सवाल आएगा वो कर्म वाच में बदलने का, कर्तृवाच में बदलने का, भाव वाच में बदलने का, कर्तृवाच में बदलने का, वाच पहचान कर भेद बनाने का। यानी आपको पहचानने भी आना चाहिए और कन्वर्जन भी आना चाहिए ना, रूपांतरण भी आना चाहिए। तो दोनों ही टॉपिक्स पे सवाल आएंगे, तो एक एक करके फटाफट से सीख लेते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, और क्रिया में भी क्रिया के टाइप पता होने चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो बेसिक आपको बता देता हूँ, ये बहुत हेल्प करता है चीजों को पहचानने में। क्रिया 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 हम लोग बचपन से समझ रहे हैं कि भाई जो काम हो रहा है उस काम को ही हम क्रिया कहते हैं। वाक्य के अंत में ये दिखाई देता है आपको। जैसे राहुल खाना खा रहा है, तो खा रहा है क्या है? क्रिया है, हमारा खाना क्रिया है। कर्ता करता हुआ है जो भाई काम को कर रहा है ना, जो काम को कर रहा है वो जो इस क्रिया को कर रहा है वही आपका कर्ता हो जाता है। तो कर्ता और क्रिया पहचानने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया में सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बड़ी आसानी से समझा इसलिए जा सकता है कि सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो कौन सा काम कर रहा है ना, ये वो पता चलता है कि भाई अगर मैं कह दूं कि राहुल खा रहा है, लेकिन राहुल क्या खा रहा है, अगर ये हमें नहीं पता चल रहा है तो वो अकर्मक क्रिया है। राहुल खाना खा रहा है, राहुल पेस्ट्री खा रहा है, राहुल फल खा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई राहुल कुछ क्या काम कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा, तो वो सकर्मक होता है, ठीक है। और अकर्मक में हमें नहीं पता चलता है। इसका जवाब निकालने के लिए आपको ये दो सवाल पूछने, राहुल किसको खा रहा है या राहुल क्या खा रहा है। अगर इसमें से किसी एक का भी जवाब आपको मिल रहा है तो वो सकर्मक है, नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक है। क्लियर है? तो सकर्मक अकर्मक ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं वाच्य पर। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से वह बोध होता है कि क्रिया का विधायक करने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, वह वाच्य कहलाता है। यानी बेसिकली इस वाले चैप्टर में वाच्य में हम क्रिया से यह पहचानते हैं कि उसको करने वाला कोई कर्ता है या काम है या भाव है ना। वही तीन टाइप होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। आओ समझाता हूं। वह पत्र लिखता है, ये एक आपका कर्तृवाच्य है, ठीक है। ये हमें पता चल रहा है कि वह लिख रहा है, ये व्यक्ति लिख रहा है, पत्र लिख रहा है कौन? वह। पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ पर काम को ही बताया जा रहा है कि पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है। बेसिकली ये पत्र को बताया जा रहा है कि ये काम जो है ये लिखा जा रहा है किसी के द्वारा। बच्चों से दौड़ा जाता है, यहाँ पर भाव समझ में आता है ना, ये थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर रखना है। बेसिकली वाच्य के तीन भेद यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वाच्य के दो भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, एक अकर्तृवाच्य। और जो अकर्तृवाच्य होते हैं उन्हीं के दो भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। ये कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य, और कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर है? अच्छा, अब इनको पहचानने के लिए बस जो दिमाग में आपकी बात रखना चाह रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। जिनमें से, द्वारा और के द्वारा आएगा वो आपका भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य होगा। अगर से, द्वारा और के द्वारा का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो हम आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में ये पता चलता है कि क्रिया आपका कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे राधा नाचती है, अगर यहाँ पर राधा की जगह राहुल होता है तो राहुल नाचता है ना। जो आपका क्रिया है इसका जो रूप है ये बेसिकली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसके बेसिस पर चेंज हो रहा है कि भाई कर्ता कौन है। तो कर्ता के अगर अनुसार चेंज होता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्लियर है? एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। लड़का रो रहा है, लड़का रो रहा है, अगर यहाँ पे लड़की होती तो लड़की रो रही है। इसका जो है कि रूप बदल जाता अगर यहाँ पे लड़का की जगह लड़की होता। तो ये कर्तृवाच्य समझ में, दिमाग में क्या रखना है भैया, अगर से, द्वारा और के द्वारा का उपयोग नहीं हो रहा तो वो कर्तृवाच्य हो गया। अब हमें ये सोचना है कि भैया कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य और भाववाच्य, क्या दोनों में भैया से, के द्वारा का इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर बेसिक बात करूं तो कर्मवाच्य से बेहतर भाववाच्य में आपको भाव की बात समझ में आती है कि कुछ भाव की बात होती है। भाव मतलब समझ रहे हो, वो भाव रेट वाला भाव नहीं, कर्मवाच्य।
अच्छा, कर्मवाच और भाववाच को पहचानने का भी तरीका बता देता हूं। कर्मवाच बेसिकली क्या होता है, सकर्मक क्रिया जिसमें होती है, जिसमें सकर्मक क्रिया होती है वो कर्मवाच होता है, और जिसमें अकर्मक क्रिया होती है वो क्या होता है आपका भाववाच होता है। क्लियर है। पहली बात क्या आपको ध्यान रखनी है, से के द्वारा, से द्वारा और के द्वारा अगर आ गया तो वो या तो कर्मवाच होगा या तो भाववाच होगा, नहीं आया तो कर्तृवाच हो गया। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका सकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया के साथ किसको किसने इसका हमें क्या का जवाब मिल गया, ठीक है, तो हम उसमें क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया। अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक, सकर्मक होगा तो कर्मवाच, अकर्मक होगा तो भाववाच। अब पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का व्यापार कर्म के साथ हो वहां कर्मवाच होता है। कर्म की प्रधानता के कारण क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा का प्रयोग होता है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी गई ये हमें पता चल रहा है, या क्या पढ़ी जा रही है ये भी पता चल रहा है। क्रिया के साथ वो हमें डिफाइंड हो रहा है कि किसने या क्यों, ये जो इसका सवाल हमारा क्या था, किसको और क्या का जवाब हमें मिल रहा है, तो हम इसमें क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया रहेगी तो हम क्या कहेंगे भाई, क्या पढ़ी जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। राजा द्वारा न्याय किया गया, क्या किया गया राजा के द्वारा, न्याय। तो अगर हमें यहाँ पर किसको और क्यों का जवाब मिल रहा है, ठीक है, या क्या का जवाब मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो इसके बेसिस पर ही क्या बन जाएगा आपका कर्मवाच बन जाएगा। भाववाच में देखो, बच्चों से पढ़ा जाएगा, बच्चों से क्या पढ़ा जाएगा इसका जवाब नहीं है। मुझसे शोर में सोया नहीं जाएगा, सोया नहीं जाएगा कि उसमें ना तो किसको और ना तो क्या का जवाब है। ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ना बेसिकली कि आपको एक भाव समझ में, बच्चों से पढ़ा जाएगा, मुझसे शोर में सोया नहीं जाएगा, यही बात लिखी है। जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता हो ना, भाव आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब वाच्य परिवर्तन पर सवाल आएगा। वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच से कर्मवाच में बनाते समय कर्ता के साथ से के द्वारा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। माँ ने कपड़े धोए, माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। ठीक है, समझ में आ गया। कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है। माला ने गुड़िया को फेंक दिया, माला द्वारा गुड़िया फेंक दी गई, ये विभक्ति हटा दी गई, ने हटा दिया गया। कमलेश ने घर को साफ किया, कमलेश द्वारा घर साफ किया गया। आसानी से कर लेंगे। कर्तृवाच से क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल दिया जाता है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है, अथवा मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो आइडिया लग गया कि हमें से या के द्वारा का उपयोग करके उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक। कर्तृवाच से भाववाच में कैसे करते हैं, छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा या छात्रों के द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक है। छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा या छात्रों के द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है। मुख्य क्रिया में सामान्य भूतकाल की क्रिया को एक वचन में बदलकर जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में लगा देते। छात्र पढ़ेंगे, छात्रों से पढ़ा जाएगा, यही बात आपको बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। क्लियर है। तो उड़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा, इसका इस्तेमाल हमें करना है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, उपयुक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण करिए। हम इस खुले मैदान में दौड़ सकते हैं, हमसे इस खुले मैदान में दौड़ा जाएगा। क्लियर है। या दौड़ा जा सकता है, अच्छा वो सकता है तो वही करेंगे। ठीक है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसमें यह कौन सा वाच्य है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो कर्तृवाच्य ना तो से है ना तो के द्वारा है। ठीक है। तो जगह से के द्वारा हम द्वारा नहीं है तो इसमें हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। मुझसे अब देखा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, मुझसे अब देखा नहीं जाता है, तो ये देखो भाववाच्य है। अब कहोगे भैया से के द्वारा तो इसमें है नहीं, लेकिन आप पढ़ के देखो मुझसे अब देखा नहीं जाता है, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया के साथ जाता लगा होता है। ठीक है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कर्मवाच्य में इसका रूपांतरण किस प्रकार होगा, कर्मवाच्य में करना है। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ, नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया गया। ठीक है। दर्द के कारण वह खड़ी ही नहीं हुई, इसका भाववाच्य में रूपांतरण किस प्रकार होगा। दर्द के कारण उससे खड़ा ही नहीं हुआ गया। ठीक है। जाएगा नहीं, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ गया। ठीक है। हालदार साहब ने पान खाया, इसमें कौन सा वाच्य है। हालदार साहब ने पान खाया, साहब ने पान खाया, कर्मवाच्य। हालदार साहब ने पान खाया, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, इसमें कर्तृवाच्य होना चाहिए, जो भी एक बार देख लीजिएगा।
नवाब साहब द्वारा हमारी ओर देखकर कहा गया कि खीरा लजीज होता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो यहाँ पर के द्वारा इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर हमारा कहा गया कि खीरा लजीज होता है, तो यहाँ पर कर्म के अनुसार चेंज हो रहा है, तो कर्मवाच्य। किसान के द्वारा खेत की जुताई की गई, के द्वारा जुताई की गई, तो प्रस्तुत वाक्य का कर्तृवाच्य में रूपांतरण करना, किसान ने खेत की जुताई की। बस सिंपल सा उसमें आपको लिख देना है, के द्वारा और से को हटा देना है। कितने कंबल बटे, प्रस्तुत वाक्य का कर्मवाच्य में रूपांतरण कीजिए। कितने कंबल बांटे गए, कितने कंबल बांटे गए। आओ यहाँ बैठो, आओ यहाँ बैठा जा सकता है, इस वाक्य का वाच्य क्या है? आओ यहाँ बैठा जा सकता है, भाववाच्य। बैठा जा सकता है, जाएगा, इस तरीके का आएगा तो भाववाच्य। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वाच्य परिवर्तन क्लियर हो गया, वाच्य क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वाच्य भी बेसिक समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हमारा टॉपिक है जिससे आपके ये सवाल आएंगे वो है पद परिचय। पद परिचय में जो सवाल पूछा जाता है आपको एक अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, उसका आपको पद परिचय बताना है, पद परिचय बताना है, पद परिचय बताना है, शाबाश, पद परिचय बताना है। पद परिचय में खास बात यह है कि आपको ग्रामर बहुत डिटेल में आनी चाहिए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जो इस तरीके के सारे जो है ना अवयवी भाई, वो सारे आपको डिटेल में आने चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और कार्य अव्यय जैसे क्रिया विशेषण, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? डिटेल में आनी चाहिए। अब डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस की लिंक दे दूंगा, उनको डिटेल में पढ़ दीजिएगा, बट काम भर की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा हमें पता होना चाहिए, सर्वनाम पता होना चाहिए, विशेषण पता होना चाहिए, क्रिया पता होना चाहिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, और यहीं तक आपसे मेनली सवाल आते हैं। अब जब परिचय देने लगते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताना, तो जैसे संज्ञा अगर है तो संज्ञा का हमें भेद बताना होगा कि ये व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है। वचन हमें बताना होगा, एक वचन, बहुवचन। लिंग हमें बताना होगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और कारक बताना होगा। ठीक है, ये हमें किस में बताना है? संज्ञा के जब हम भेद बता रहे हैं तो उसमें परिचय देते हुए संज्ञा बताएंगे। फिर सर्वनाम होगा तो सर्वनाम के भेद की पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। ठीक है, इसका पुरुष बताएंगे, उत्तम है, मध्यम है, अन्य है। लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे और क्रिया के साथ संबंध बताएंगे। ठीक है, विशेषण में क्या क्या बताते हैं? विशेषण के भेद बताते हैं, लिंग बताते हैं, वचन बताते हैं, विशेष से बताते हैं। क्रिया में क्रिया के भेद बताते हैं कि अकर्मक है कि सकर्मक है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, काल में भूत, वर्तमान, भविष्य बताते हैं। वाच्य बताते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य है, और कर्म का संकेत। ठीक है, तो ये इतना डिटेल आपको देना पड़ेगा तब जाके आपका कंप्लीट होगा। अविकारी अवयव में क्रिया विशेषण के भेद बताते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसकी मैं वीडियोस दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। संज्ञा में जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम में पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। विशेषण के गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, और क्रिया में सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, इसके बाद अविकारी में क्रिया विशेषण में स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर। संज्ञा का पद परिचय, जैसे राधा कक्षा में बैठी है तो राधा का पूछा जा रहा है, तो राधा का यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, बैठी है, क्रिया की कर्ता है। कक्षा का बताया जा रहा है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण है, अधिकरण कारक है, बैठी है, क्रिया से संबंध है। ठीक, सर्वनाम में जैसे पद परिचय लिखते हो क्या लिखा जाता है? मैं है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ूंगा, क्रिया का करता है। विशेषण पद परिचय में नीली चुनरी धूप में सुख रही है, तो इसमें नीली के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक विशेषण है, गुणवाचक भी विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, चुनरी है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, चुनरी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। क्रिया पद परिचय करते समय लड़कियां बात कर रही हैं, कर रही में क्रिया है, बातें बताया हो गया, क्या क्या बात करें ये नहीं बताया गया तो अकर्मक क्रिया। वर्तमान काल, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्तृवाच, लड़कियां करती कर्ता की क्रिया है। तो बेसिक देखो आप लिख लोगे, थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम को डिटेल में थोड़ा सा आपको जानते रहना चाहिए। ठीक है, क्रिया विशेषण में जैसे आकांक्षा धीरे धीरे चल रही है तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक है, चल रही क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है। संबंध बोधक परिचय, भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई, के बदले। संबंध बोधक, विनियम वाचक, भावना और सुमन से संबंध सूचक। समुच्चय बोधक, साधना बीमार थी इसलिए वो नहीं आई। समुच्चय बोधक में ये समुच्चय बोधक है, परिणाम दर्शक, बेसिकली वो शुरू वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विस्मयादि बोधक जैसे वाह, जैसे इस बार 2026 वाले उसमें पूछा गया था। ठीक है,
तो एक बार मैं जानता हूं कि अभी मेरे इस टॉपिक को पढ़ाने से आपको ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, ठीक है। पद परिचय में आपको डिटेल में हर एक चीज को जानना जरूरी होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हर चीज को, ठीक है। तो एक बार मैं वीडियोस दे दूंगा, देख लीजिएगा। इसमें आपको निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद का परिचय लेना है। तो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए, जैसे थोड़े की बात करें तो थोड़े क्या है, ठीक है। थोड़े एक आपका विशेषण है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, विशेष बिस्कुट है। इसमें आपका जो क्या है, आपका जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, बागवानी क्रिया का करता है, जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। सूरज 9वीं कक्षा में पढ़ता है, इस वाक्य का पद परिचय दीजिए। वाक्य का पद परिचय पूछेगा तो जो आपको इसमें दिखेगा सबका करना पड़ेगा। सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, पढ़ता है, क्रिया का करता है। 9वीं निश्चित संख्यावाचक है, विशेषण स्त्रीलिंग, एक वचन, विशेष। बढ़ रहा है, ये क्रिया है। क्रिया कौन सी क्रिया है, क्या बढ़ रहा है, हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रदूषण और अधिक बढ़ रहा है। प्रदूषण के बारे में तो सकर्मक क्रिया होगी, पुल्लिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है और कर्मवाच्य है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। सूरदास आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। सूरदास व्यक्ति विशेष का नाम होने से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नित्य यहाँ पे क्या है, क्रिया विशेषण है, घूमने जाता है। अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता नित्य अव्यय क्रिया विशेषण है, जो घूमने जाता क्रिया की विशेषता बता रहा है। खिलते हैं, ये आपका क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, कमल खिल रहा है तो ये पता है सकर्मक क्रिया हो जाएगा, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य, ठीक है। रंग बिरंगे ये विशेषण है आपका, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन, पुल्लिंग, फूल विशेषण का विशेष बता रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। आपको क्या है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए हो सकता है, एक वचन, कर्म कारक। प्रदूषण ये विशेषण है आपका, विशेषण है, संज्ञा है, सॉरी संज्ञा है, हाँ प्रदूषण है। भाववाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक, ठीक है। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे क्रिया है आपका, क्या खरीदे हैं, क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगा, खीरे खरीदे हैं, पुल्लिंग, बहुवचन, भूतकाल, खीरा कर्म खरीदे में बहुवचन होने से ये क्रिया हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से बैठी थी क्या है, क्रिया है। तो आप एक बार थोड़ा सा रीडिंग लगाए रहेंगे तो एक बार आइडिया लगा रहेगा और डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं अलंकार, जो चौथा टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, अलंकार होगा। अलंकार में देखिए सवाल कैसे आता है, अलंकार पहचानने के लिए आता है कि आप अलंकार पहचान के लिए, प्रीति नदी, पुलिस सम वचन तुम्हारा, और उसके बाद राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी, ठीक है। अब इसमें समझा देता हूं, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। और 5 अलंकार आपको पढ़ने हैं, पांचों का एक आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, इसी को आप इस्तेमाल करिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। देखो 5 अलंकार क्या होता है, ये आभूषण होता है बेसिकली, जैसे महिलाओं के लिए गहना होता है, पुरुष कुछ आभूषण पहनते हैं, घड़ी लगाते हैं, अंगूठी पहनते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। उसी तरीके से जो आपके पास यहाँ पर सेंटेंस होते हैं उनका और अच्छा बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अलंकार में आपको 5 अलंकार आपको याद रखने हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इसके ट्रिक्स से याद रखेंगे तो समझ में आएगा। उपमा अलंकार बेसिकली क्या होता है, जब हम बड़ी क्वांटिटीज या बड़ी चीजों के साथ किसी छोटी चीज को कंपेयर करते हैं ना, आपको अभी एग्जांपल दिखाऊंगा। रूपक अलंकार बेसिकली क्या होता है कि के समान रूपी, जब आप उसको डिटेल में अर्थ निकालेंगे तो वो किसी और किसी चीज का रूप के बारे में बात करता है, कि रूपी शब्द की बात करता है, और उसमें ना डैश लगा होता है, मैक्सिमम शब्द में डैश लगा होता है। उत्प्रेक्षा क्या होता है, उत्प्रेक्षा में 3-4 वर्ड यूज होते हैं, जैसे मानो, जानो, मनु, जनु, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्ति का नाम सुन के हमें समझ में आता है कि ये बढ़ा चढ़ाकर जब बात कही जाती है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। और मानवीकरण से हमें समझ में आ रहा है कि नेचर का मानवीकरण, यानी जैसे पहाड़ नदी, इस तरीके को मानव के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल करना, वो मानवीकरण होता है। तो ये दोनों तो हमें तैयार रहते हैं। अतिशयोक्ति याद रखना है कि ये बढ़ा चढ़ाकर, मानवीकरण में नेचर को मानव की तरह प्रस्तुत करना। उत्प्रेक्षा में आपको ये याद रखना है कि मानो, जानो, मनु और जनु का इस्तेमाल हुआ तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। रूपक अलंकार, उपमा याद रखिएगा कि जब उपमा में कंपेयर विद बड़ी क्वांटिटीज के साथ आपका कंपैरिजन होता है तो वो उपमा अलंकार हो जाता है। और रूपक के रूपी, के समान अगर दिखाया जाता है दो चीजों को, और डैश लगे हुए सब ज्यादा होते हैं उसमें। अब थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे उपमा अलंकार में हरिपद कोमल कमल से
तो यहाँ पर भगवान के पैरों को कमल के समान, भगवान मतलब ईश्वर के पैरों को कमल के समान दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे के समान दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये उपमा अलंकार हो जाएगा। इसमें ना सा से सी सम सदिश के समान की तरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि ये उपमा अलंकार होगा। रूपक देखो, रूपक में से क्लियर देखो, मन सागर मनसाल हरि बूढ़े बड़े, यहाँ मन पर सागर का और मनसा यानी इच्छा पर लहर का आरोप है, तो मन सागर, तो बेसिकली मन सागर में देखो डैश भी लगा, मन को सागर के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में देखो ये वर्ड आपको याद रखना है कि मानो जानो जनु मनु का इस्तेमाल होता है, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, मानो मनो का इस्तेमाल जब होगा तो वहां पे आपको क्या याद रखना है, उत्प्रेक्षा रखना है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जरी गए नए निशाचर भाग, तो हनुमान के पूछ में अगर आग लगाने से पूरे निशाचर भाग गए, पूरी लंका में आग लगी, तो बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, याद रख लेना है। मानवीकरण में जड़ पदार्थों को हम प्रकृति को मानवीकृत कर देते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबे रहे तारा घट उषा नगरी, यहाँ पर सुबह का मानवीकरण कर दिया गया है, उसी स्त्री रूप में वर्णित किया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। तुम भूल गए क्या मातृ प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे जिसके आंचल में सोए, यानी प्रकृति को एक माता के रूप में दिखाया गया, जिसके आंगन में आप खेले हैं बड़े हैं उसे माता के रूप में दिखाया गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव ये मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक समझ में आ रहा है, मानवीकरण में हमारा नेचर को मानव की तरह दिखाया जाता है, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, उत्प्रेक्षा में वो 4 वर्ड यूज होते हैं, मानो जानो जनु मनु मनो, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। रूपक के समान या रूपी दिखाया जाता है, और कंपेयर जब बड़ी चीजों से किया जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा आपका पहला अलंकार जो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है, बस आपको इतना याद रखना है, इसी से आपका काम हो जाएगा। सुनत जोग लागत ऐसी ज्यों करई ककरी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपका जहाँ उपमेय में उपमान के संभावना और उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो हमने उत्प्रेक्षा में अभी क्या सीखा था कि ज्यों मानो मनु इस तरीके का इस्तेमाल होता है, तो हमारा क्या हो जाता है, जानो मनु मानो इस तरीके का इस्तेमाल होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा कहते हैं। ठीक, उत्प्रेक्षा ही कहते हैं ना भाई। इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाढ़, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, यहाँ पर धनुष पर बाढ़ चढ़ाते सागर और नभ के कांप जाने के अतिशयोक्ति, यानी यहाँ पर धनुष चढ़ाने से धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, यानी सिर्फ धनुष चढ़ाने से क्या धरती हिल जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है, तो बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अतिशयोक्ति। ये देखो थोड़ा रीडिंग लगाए रहोगे मेरे साथ में तो तुम्हें एग्जाम में बड़ी हेल्प होगी। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते की तरह हमारा मन डोल गया, तो ये उपमा अलंकार। ठीक है, मन को पीपल के पत्ते को मन से आपका कंपैरिजन किया गया है। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा चलने दो धरती पर रात। और यहाँ पर देखो धरती वगैरह को क्या इस्तेमाल किया जा रहा है कि सूरज को छुट्टी देने की बात है, नेचर को मतलब मानवीकरण किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरते लोचन भंग। अब बेसिकली यहाँ पर देखो वही मैं तुमसे कहता हूँ ना कि उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच पर यहाँ डैश वाले शब्द जो होते हैं वो बेसिकली रूपक अलंकार में ही मुझे देखने को मिलते हैं। यहाँ देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ भी तो डैश है। कोटि कुलिस समवचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो कोटि कुलिस के सम का इस्तेमाल हुआ है ना, कि जब कंपैरिजन किया जा रहा है, बड़ी चीजों से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा हमने कुछ छोड़ भी दिया क्या, छोड़ा शायद, इसके बाद हम आगे चले गए थे क्या। हाँ, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है, तो कहीं भी सांस लेते हो और घर घर भर देते हो, तो सांस लेने को मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो जानो मानो वाला इस्तेमाल होगा तो उत्प्रेक्षा हो गया। सतसैया के धैर्य ज्यों का इस्तेमाल हो गया तो उत्प्रेक्षा हो गया। पड़ी अचानक नदी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक तो चेता था उस पार। अब यहाँ पर देखो बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, सोचने से घोड़ा उस पार चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैन के जल सा पग धोए, प्रस्तुत में आपका क्या हो जाएगा, पानी परात को छुए नहीं और नैनन के जल सा 100 पग धोए, तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया तो अतिशयोक्ति। ठीक है,
तो पांचों टाइप अपने दिमाग में रखना है। हिंदी ए वालों के लिए चीज़ें यहाँ तक समाप्त हो जाएंगी। तो हिंदी ए वालों एक बार कमेंट करके बताना कि आपको अगर मैंने थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की तो आपको कैसा लगा। अगर कुछ त्रुटियां रही होंगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट कम समय में आपको चीज़ें रिवाइज और अपने माइंडसेट से कि मैं अगर सीखता तो मैं भी तो भाई देखो ऐसे ही सीखता कि हाँ मुझे बेसिक पता रहे, मैं अपना एग्जाम में काम कर लूँगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हिंदी बी वाले बच्चों की। तो हिंदी बी में जो एक और टॉपिक होगा, टॉपिक तो होगा वो पदबंध होगा। तो पदबंध के सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं? सर्वनाम पदबंध का प्रयोग करते हुए वाक्य भी बनाने के लिए आ सकता है, यानी पदबंध का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने के लिए भी आ सकता है, और पदबंध बताने के लिए आएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देखने के लिए कर रहा है। यहाँ पर धरती फटी जा रही है, संज्ञा पदबंध होगा ये। पास में एक सुंदर शक्तिशाली युवक रहा करता था, तो रहा करता इसमें विशेषण पदबंध को बताना है हमें। ठीक है, चलो सवाल ऐसा पूछा जाता है, क्या होता है पदबंध, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। शब्द क्या होता है? एक या एक से अधिक वर्डों का जब सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। शब्द जब किसी सेंटेंस में प्रयोग हो जाते हैं, पद की रचना शब्द से ही होती है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बनता है। जैसे लड़का घर जाता है तो लड़का एक पद है, घर एक पद है, जाता एक पद है, तो ये पद हो जाता है। क्लियर? अब जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसे हम बंद को पदबंध कहते हैं। उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। 3-4 वर्ड मिलकर एक कोई थोड़ी मीनिंगफुल वर्ड बात निकाल रहे हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। जैसे मेरा एक बड़ा लड़का, तो इससे कुछ तो समझ में आ रहा है ना, मेरा एक बड़ा लड़का, मतलब एक बड़े लड़के की, मेरे एक बड़े लड़के की बात हो रही है, तो ये पदबंध हो गया। अब इस पदबंध में हमें क्या होता है ना, इसका वो बताना होता है कि टाइप कौन सा, किस टाइप का पदबंध होता है। तो 5 टाइप का पदबंध होता है। एक होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब पदबंध टफ नहीं है। अगर आपको बेसिक पता है कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, तो वो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि उस पदबंध में ना जो वर्ड होगा उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का पदबंध होगा। जैसे संज्ञा पदबंध में जो पदबंध होता है वही प्रकार करते हैं जिसमें अकेला संज्ञा पद करता है, उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है और अन्य सभी पद उस पर आश्रित होते हैं। मेहनत करने वाले छात्र, जिसमें देखो छात्र की बात जो हो रही है ये आपका संज्ञा पदबंध है। मेरे पिताजी ने ठंड में ठिठुरते हुए निर्धन और दुर्बल भिखारी है, तो भिखारी जो है संज्ञा पदबंध की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पदबंध क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। सर्वनाम पदबंध, जिसमें आपका आप सर्वनाम आ जाएगा, जैसे तुम आ गया, वह आ गया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सर्वनाम पदबंध है। जैसे यहाँ पर विशेषण पदबंध में देखो छोटी, हरे हरे, कच्चे कच्चे, ये आपका क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। क्रिया पदबंध, काम की बात होने लगी, डूबती चली गई, सुनाई पड़ रहा है, चली गई, ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्रिया विशेषण, जब उसमें क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताई जाए, जैसे बहुत तेज, कल शाम को 6 बजे, इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है। तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहेगा तो आप काम कर जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। उसकी कल्पना में वो अद्भुत साहसी व्यक्ति था। अद्भुत साहसी व्यक्ति, अद्भुत साहसी युवक, तो युवक एक आपका संज्ञा पदबंध है। डूबता जा रहा था, क्रिया पदबंध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में रेखांकित पद, अगर इसमें नहीं लिखा है होने लगा है, वर्तमान समय मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार होने लगा है, तो होने लगा है आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। उतनी मेहनत, आ जाता था, तो आ जाता था भी क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। और किसी तरह एक आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इसमें क्या है? उपयुक्त वाक्य में एक घायल, गंदा वाक्य, घायल पद विशेषण। पदबंध में यदि आखिरी पद विशेषण है तो वह पूरा पद विशेषण पदबंध कहलाता है। जोर जोर से फूट कर, क्रिया विशेषण हो गया। उनकी दहकती बुरी आंखें, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात सर्वनाम पद का कार्य करें। उनकी दहकती बुरी आंखें, हालांकि विशेषण भी सोचा, नहीं विशेषण नहीं होगा। उनकी दहकती बुरी आंखों में भय न लगता था। उनकी दहकती बुरी आंखों में 4 पद हैं किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात सर्वनाम पद का कार्य कर रहे हैं। उनकी की तरफ ये रेखांकित कर रहा है, इसलिए क्षितिज आपका छत का फटा हुआ तक आया है, तो यहाँ पर ये विशेषण पदबंध हो गया। कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाने की, अच्छा रौद्र रूप की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है,
थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया वह भी आया था तो यहाँ पे सर्वनाम पद बंद होगा, लेकिन रौद्र रूप की बात कर रहा है तो वह रौद्र रूप पढ़कर आपको क्या समझ में आ रहा है, किसकी तरफ ज्यादा वो झुका हुआ दिख रहा है, उससे हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हमारा पदबंध क्लियर है। पदबंध में हमें बेसिक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के बारे में पता होना चाहिए। अब आते हैं समास पर। समास में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से आपको बेसिकली राम लक्ष्मण से सामासिक पद बनाकर भेद लिखना है, समास का नाम लिखना है, समास का नाम लिखना है, उदाहरण में प्रयोग करना है और समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। इस तरीके के सवाल समास में पूछे जाते हैं। तो समास थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक शब्दों से के मेल से जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उसे समस्त पद को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे देश का भक्त को हम क्या कह सकते हैं, देशभक्त कह सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद, यानी प्रधान पद और उत्तर पद होता है। पूर्व पद और बाद वाला पद कह सकते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। जैसे 10 आनंद, जिसका 10 सर होते हैं उसे क्या कहते हैं, 10 आनंद। घोड़ा सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। राजा का पुत्र, राजपुत्र। यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त। ठीक है, इस तरीके से समास विग्रह कैसे करते हैं, वही संधि विच्छेद की तरह समास विग्रह कहते हैं। इसके 6 टाइप होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसमें ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आपको टाइप याद रह पाएगा। अब मैं कैसे सोच पाता हूँ वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वही आपका अर्थ देता है, उसी से आपका पहले पद पे वो प्रधान पद होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान पद होता है ना, दूसरे पद से आपको मीनिंग मिलती है। द्वंद्व, द्वंद्व की जब बात आएगी तो दोनों ही पद आपके प्रधान पद होते हैं, दोनों पद की मीनिंग होती है। बहुब्रीहि जो होता है, बहुब्रीहि होता है, इसमें कोई भी पद नहीं होता है, बहुब्रीहि में कोई भी पद नहीं होता है। ठीक है, और द्विगु, द्विगु से जैसे समझ में आया, द्विगु में जिसमें गिनती वाला पद प्रधान होता है, तो इसमें गिनती वाली मीनिंग निकलती है। और कर्मधारय में हे जो के समान और सभी, यानी संधि विच्छेद करने पर इस तरीके के शब्द जहां आते हैं, हे जो के समान और सभी, इस तरीके के शब्द जहां आएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, समास, लास्ट वाला कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास में दिक्कत ये आएगी कि तत्पुरुष समास के भी टाइप होते हैं। जैसे तत्पुरुष समास के कर्ता तत्पुरुष समास, करड़ तत्पुरुष, जैसे कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए अपादान संबंध अधिकरण संबोधन जो होता है ना, वो सारे टाइप भी होते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष में आपको ये ध्यान रखना है कि दूसरा पद आपका प्रधान पद होता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। ग्रामगत, तत्पुरुष में हमने दूसरा ही कहता ना, हाँ ठीक है। समस्त पद विग्रह, परलोक गमन, परलोक को गमन, मरना, मरण को आसन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे इनके बेसिस पर कर्ता ने कर्म को करड़ से, के लिए, से, का, के की, अप्रधान, संबंधन, के पर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप आपको याद रखने हैं। कर्मधारय में क्या होता है, इसमें कर्मधारय में आपका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। हमने जो यहाँ पे बात की थी कि कर्मधारय में है जो के समान, जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो है जो के समान का उपयोग होता है। जैसे घन श्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो ये के समान है जो इस्तेमाल जहां होता है वो क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द्विगु में संख्यावाचक जहां पे आ जाएगा, संख्या जहां पे आ जाएगी, तो 3 रंगों में, ठीक है, तिरंगा की बात करें 3 रंगों की, पंचवटी, त्रिफला, चौराहा, सप्तशली, तो जहां नंबर वाला आएगा वो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। इसी से आपको अपने दिमाग में रखना है। द्वंद्व में ना दोनों शब्द का अर्थ होता है, दोनों ही शब्द प्रधान पद शब्द होते हैं, पद होते हैं। रात दिन, रात और दिन, दिन और दुखी, साधु और संत, तो द्वंद्व भी क्लियर रहेगा आपको, द्वंद्व क्लियर रहेगा, द्विगु क्लियर रहेगा। बहुब्रीहि में क्या होता है ना कि इसको पढ़ने पर जो आप इससे संधि विच्छेद कर रहे हो, इससे आपको कोई भी प्रधान पद नहीं मिला। चक्रधर, चक्र धारण किया जिसने, यानी कौन, श्री विष्णु। ठीक है, वीणा पड़ी, वीणा है पड़ी जिसके, सरस्वती। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, शिव, नीलकंठ। ठीक है, उदर, जिसका उदर लंबा है, पिलांबर। तो ये वाले जो शब्द होते हैं जहां पर मीनिंग हमें किसी और चीज की मिलती है वो क्या हो जाता है, बहुब्रीहि हो जाता है। तो मुझे, मेरे हिसाब से ना, मुझे ऐसे याद रहेगा कि एक तो द्वंद्व समास याद रहेगा कि मेरे भाई उसमें
द्विगु तो याद रहेगा, द्विगु याद रहेगा कि नंबर वाला होता है, द्वंद याद रहेगा कि उसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि में उसका अर्थ कुछ और होता है। फिर अव्ययी भाव में क्या होता है कि अव्ययी भाव में पहला प्रति, पहला शब्द जिसमें मीनिंग देगा घर घर, प्रत्येक, प्रति, आजीवन, वो वाला क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। उसके पहले हमने पढ़ा था कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय में हमें क्या ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद करने पर है जो के समान जब आएगा तो आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बार दोबारा यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। द्वंद हमें याद रखना है कि दोनों पद होते हैं, बहुब्रीहि हमें याद रखना है कि कोई भी नहीं, कुछ और अर्थ निकलता है, और द्विगु याद रखना है कि द्वि से हमें याद रखना है गिनती वाला। ठीक है, ये 3 हो गए याद। कर्मधारय में जब हम उसको संधि विच्छेद करते हैं तो है जो के समान और सभी रूपी वाला आता है, और तत्पुरुष में दूसरा पद होता है, और अव्ययी भाव में पहला पद आपका प्रधान पद होता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। भयाकुल समस्त पद का सही समास विग्रह है, भय से आकुल तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करड़ से, इस तरीके वाला आएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा। आमरण, आमरण समस्त अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि जहां प्रथम पद आमरण न प्रथम पद आपका प्रधान होता है, पूर्व पद होता है, तो आपका क्या हो जाता है, अव्ययी भाव। नरहरि, नरहरि का समास विग्रह है, हरि रूपी नर, हरि रूपी नर कोई और है, कर्म नहीं, हरि रूपी नर कर्मधारय हो गया, हरि रूपी, अच्छा रूपी आ गया, हरि रूपी आ गया तो वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। राज्य व्यवस्था, राज्य यानी राज्य की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था यानी संबंध तत्पुरुष की, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने, कृष्ण या बहुब्रीहि है ना, आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर तत्पुरुष समास। प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि अर्थात यानी क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा इसका। पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द का सही समास विग्रह है पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का आलय, इसमें समास विग्रह बताना था। जलदयान, जलदयान में दोनों ही शब्द हो गए तो जलद और यान, समास विग्रह रूपी यान है। युगवाड़ी, युग की वाड़ी तत्पुरुष समास। फलानुसार शब्द में अव्ययी भाव समास है, फल के अनुसार। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण में सोने की किरण, यानी एक समस्त पद को 2 सार्थक शब्दों में विभाजित किया गया तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। भाग्यहीन, भाग्यहीन आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और लास्ट टॉपिक है मुहावरे। तो मुहावरे तो आपको बस रीडिंग लगा के जानी है, मुहावरे में मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, मुहावरे आपको बस एक बार रीडिंग लगा के जानी है। मेरी इस पीपीटी को देख लीजिएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा। मुहावरों के अर्थ, अन्न जल उठाना, रहने का संयोग खत्म हो जाना, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, अपना उल्लू सिद्धि करना, स्वार्थ सिद्ध करना, अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर बनना। तो एक बार आप इसकी पूरी रीडिंग लगा लीजिएगा। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोध करना, आसमान सिर पर उठा लेना, बहुत अधिक शोर मचाना, आस्तीन का सांप, धोखेबाज मित्र, आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, आवाज उठाना, विरोध करना। इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आएगा ना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि करना, आपे से बाहर होना, क्रोध में मर्यादा लांघ देना, आकाश पताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर, अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, आंख खुलना, होश आना, आंखें फेर लेना, प्रतिकूल होना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंख लगना, नींद आना, अटखेलियां सो जाना, मजाक करना, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना, आकाश से तारे टूटना, बहुत कठिन काम करना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता न लगने देना, कलेजा ठंडा होना, मन को शांति प्राप्त होना, खून पसीना एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना, खाक छानना, व्यर्थ इधर उधर घूमना, घड़ों पानी होना, घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना, कोलू का बैल, बहुत अधिक मेहनती, काली अक्षर भैंस बराबर अनपढ़, गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली भूतली बातों को याद करना, गुड़ गोबर होना, बने हुए काम को बिगाड़ना, घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना, चिकना घड़ा, बेशर्म, 4 चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना, टकासा जवाब देना, साफ इनकार करना, टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना, ढेर हो जाना, मर जाना, तिल का ताड़ बनाना, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, तूती बोलना, प्रभाव होना, 5 उंगली घी होना, लाभ ही लाभ होना। ठीक है भाई, तो एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे प्राण निकालना, मुहावरे का सही अर्थ बताइए, भयभीत हो जाना, हिम्मत टूटना यानी
साहस समाप्त होना। नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की उचित मुहावरे का इस्तेमाल करिए। खुशी का ठिकाना ना रहना। इस तरीके से मुहावरे वाले में अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आपको एक बार रीडिंग लगानी है, एक बार पूरी यहाँ तक रीडिंग लगा लीजिएगा। दैट्स ऑल, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे लास्ट तक देखें उनको मैं बता दूं कि ये पीडीएफ आपको @rankers boards पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि एक दो टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से नहीं समझाया, जैसे एक पद परिचय और एक समास ना। पद परिचय और समास को क्योंकि कम समय में बहुत डिटेल में पढ़ाना, मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको दिखे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रिलेट होती हैं पीछे से। तो अभी बस मेरा मोटिव ये था कि आपको कम समय में पूरा का पूरा हिंदी ए और हिंदी बी का व्याकरण रिवाइज कर देना। और देखो, नॉर्मली ही करके जाना है, नॉर्मल करके जाओगे अच्छा कर लोगे, और प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना ना, वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।